Good morning students. Welcome to this video. Myself Amrita Singh, Assistant Professor, Department of Education, Jamshedpur Women's College, Jamshedpur. The topic of this video is Process of Social Change in Indian Context. ठीक है, आज मैं इस वीडियो में भारतीय समाज में किस प्रकार किन किन कारणों के कारण सामाजिक परिवर्तन हुए उसके बारे में डिस्कस करूंगी। एक बात मैं और बता दूं कि ये प्रोसेस तो है ही है, साथ में ये फैक्टर्स भी हैं। किसी किसी बुक में आप देखेंगे कि इसे फैक्टर्स के रूप में लिया गया है और ये जो फैक्टर्स हैं अपने आप में प्रोसेस भी हैं। तो आज मैं बात करूंगी प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। वैसे तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई हैं भारत में जिसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, परंतु यहाँ पर मैं मुख्य रूप से जिन प्रोसेस के कारण, जिन प्रक्रियाओं के कारण सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं सारे प्रक्रियाओं का नाम बता देती हूँ, उसके बाद वन बाय वन करके मैं सबको डील करूँगी। ओके, तो पहला है संस्कृतिकरण, दूसरा है पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन, थर्ड में है जनतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, फोर्थ में है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिफ्थ में है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिक्स में है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, और सेवंथ में है प्रौद्योगिक परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज। इन्हीं सभी वजहों के कारण भारत देश में सामाजिक परिवर्तन हुए। इन्हीं सारी प्रक्रियाओं के कारण, प्रोसेस के कारण भारत में सामाजिक परिवर्तन हुए, बल्कि कह सकते हैं कि भारत में आमूल सामाजिक परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ संस्कृतिकरण की। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, भारत की जो सामाजिक संरचना है वह जाति व्यवस्था पर आधारित है और पहले भी जाति व्यवस्था पर ही आधारित थी। अब आरंभ से ही भारत में जो जाति व्यवस्था थी वो चार भागों में बटी हुई थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त था, उसके बाद क्षत्रियों को स्थान प्राप्त था, तीसरे नंबर पर वैश्य आते थे और सबसे अंतिम में शूद्रों का स्थान आता था। ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा इसलिए प्राप्त था क्योंकि ये पूजा पाठ करवाते थे और संस्कृति के संरक्षक एवं संवाहक माने जाते थे। ठीक है, अब बात होती है क्षत्रियों की। क्षत्रियों का भी समाज में अत्यंत प्रभावशाली स्थिति थी, क्योंकि ये जो क्षत्रिय थे ये सत्ता संभालते थे, शासन व्यवस्था को देखते थे और आर्थिक एवं राजनीतिक तौर पर काफ़ी प्रभुत्वशाली वर्ग था ये, और ये पूरे समाज की रक्षा करते थे। तो ऐसी स्थिति में जो निम्न जाति की जो लोग थे उनके मन में ये प्रबल भावना थी कि जो जाति व्यवस्था है वो निचले स्तर से ऊपर उठकर वे ऊंचे स्तर पर जाएं। सबके मन में ये भावना होती है कि वो नीचे स्तर से उठकर ऊंचे स्तर पर जाएं। तो इन वजह से जो नीचे स्तर की जो जातियां थी, ऊंचे स्तरों की जातियों के रीति रिवाजों, कर्म कांडों का ये अनुकरण करने लगे। ऊंची जातियों की जो क्रियाकलाप थे, उनके द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते थे, जो वेशभूषा अपनाए जाते थे, उनका निम्न स्तर के जातियों के द्वारा अनुकरण किए जाने की प्रक्रिया को ही संस्कृतिकरण कहा गया। और यह शब्द दिया किसने? यह शब्द दिया गया है प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास के द्वारा। अब ये प्रक्रिया कौन कौन सी थी? ये संस्कृतिकरण के दौरान निम्न स्तर या निचली स्तर की जो जातियां थी वो ऊंची स्तर की जातियों के निम्नलिखित प्रकारों को अनुकरण किया करते थे, जैसे तिलक लगाना, माथे पर तिलक लगाना,
जनेऊ धारण करना, पूजा पाठ करना, कर्म कांड करना, मांसाहार का त्याग करना, इसके बाद मदिरा पान का त्याग करना इत्यादि जो प्रक्रियाएं थी ये काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तरों की जातियों में प्रचलित था, जिसे धीरे धीरे करके निम्न स्तर की जातियां भी अनुकरण कर रही थी और इसी प्रक्रिया को कहा गया संस्कृतिकरण। ठीक है, अब मैं बात करूंगी पश्चिमीकरण की, वेस्टर्नाइजेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत अनेक सालों तक पश्चिम के देश इंग्लैंड का गुलाम रहा। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता थी वो पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करने लगी। पश्चिमी संस्कृति के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान इत्यादि को अपनी संस्कृति में अपनाने लगे, अपनी संस्कृति में स्वीकार करने लगे। इसके अलावा बहुत सी आदतें, रुचियां या मनोवृत्तियां भी, यहाँ तक कि लोगों के विचार भी पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होने लगे। जैसे अगर बात करी जाए तो पुरुषों के द्वारा शर्ट पैंट पहनना और महिलाओं के द्वारा जीन्स पहनना, ये सब पश्चिमीकरण का ही प्रभाव है। इसके अलावा हमारे जो सालगिरह मनाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, जिसे हम लोग बर्थडे बोलते हैं, बर्थडे में केक काटना, कैंडल ब्लो करना, ये सभी क्या है, पश्चिमीकरण का ही प्रभाव है, जिसे हम लोग आजकल अपने दैनिक जीवन में अपना चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो विचार हैं ये सभी पश्चिमीकरण के द्वारा प्रभावित हुए, जैसे नारी शिक्षा। इसके अलावा बात करी जाए जो हमारे खाने पीने में भी जो पश्चिमीकरण का प्रभाव आया, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स इत्यादि खाने के जो हम लोग शौकीन हुए, ये सभी कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण के द्वारा ही हमारी संस्कृति में आया। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारी संस्कृति में जो सामाजिक परिवर्तन हुए उसमें पश्चिमीकरण की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अब मैं बात करूंगी जनतंत्रीकरण की, डेमोक्रेटाइजेशन की। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत में जनतंत्रीकरण पद्धति लागू हुई, हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ और सभी लोगों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने मत के द्वारा चुनकर अपनी सरकार बनाएं। ठीक है, इसके अलावा भारत जैसे देश में जनतंत्रीय मूल्यों का बहुत ज़्यादा आत्मसात किया गया, जनतंत्रीय मूल्यों का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। अब ये जनतंत्रीय मूल्य हैं क्या? जैसे आप सभी जानते हैं कि जब देश आज़ाद नहीं था उस समय जातीय व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा कठोर थी। समाज 4 जातियों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को अछूत समझा जाता था। इसके अलावा रंग भेद भी बहुत अत्यधिक थी, लोगों की मानसिकता भी बहुत संकीर्ण थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, जनतंत्र व्यवस्था यहाँ पर लागू हुई तो जनतांत्रिक मूल्यों को भी बढ़ावा दिया गया। हमारे संविधान में आर्टिकल 14 के द्वारा यह कहा गया कि कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 के अनुसार जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनमें भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। इसके अलावा भारत में सभी लोगों को, सभी नागरिकों को अपने अपने धर्मों को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। इसके अलावा स्त्रियों के दशा में भी सुधार लाने हेतु अनेक कार्यक्रम बनाए गए, अनेक कार्यक्रम चलाए गए ताकि उनकी जो दशा थी काफ़ी बुरी थी, उनकी दशा में भी सुधार हो सके। स्त्रियों को भी बराबरी का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब मैं बात करूंगी हरित क्रांति की, ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप सभी जानते हैं हरित क्रांति है क्या, और हरित क्रांति
जो है वह कृषि के क्षेत्र में अत्यंत आमूल परिवर्तन लाए। हरित क्रांति से पहले देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था और कई बार तो देश में अकाल और भूखमरी की नौबत आ जाती थी। लेकिन जैसे ही देश में हरित क्रांति आई, इसके बाद देश अन्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हुआ और कृषकों की स्थिति बहुत अधिक सुधरी। अर्थात कृषकों की आर्थिक स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ। यदि बात करी जाए पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के कृषकों की, तो आज पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो कृषक हैं वह सिर्फ खेती के बल पर इतने पैदा कर लेते हैं कि आज उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आलीशान बंगले, आलीशान कोठियाँ हैं। इसके अलावा वे काफ़ी विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये सब कैसे परिवर्तन संभव हुआ? ये सारे परिवर्तन संभव हुए हरित क्रांति के द्वारा। कृषकों की स्थिति में बहुत अत्यधिक सुधार हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। ठीक है, अब मैं बात करूंगी औद्योगिक क्रांति की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यहाँ तक कि विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से अछूता है। जिस देश में जितनी अधिक औद्योगिक क्रांति हुई, वह देश उतना ही अधिक आगे बढ़ा, उस देश में उतनी ही अधिक उन्नति हुई। आप सभी जानते हैं औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड में हुआ था। तो सबसे पहले आर्थिक उन्नति कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। और धीरे धीरे पूरे संसार में ये औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नए नए उद्योग धंधों की स्थापना हुई, व्यवसाय व्यापार को बल मिला, व्यवसाय व्यापार का प्रचार प्रसार हुआ, लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, नगरीकरण हुआ। जैसा आप सभी जानते हैं कि जिन जिन नगरों में औद्योगिक क्रांति हुई वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित किए गए। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर लोगों को रोजगार मिला। ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण समाज के लोग थे, कृषक समाज के लोग थे, अपने गांवों से शहरों की ओर गए और वहाँ पर उन्हें रोजगार मिला और वे नए नए नगरों का निर्माण किए। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों से लोग आकर एक जगह पर मिले, तो उनकी जो अलग अलग संस्कृतियाँ थी वह सभी संस्कृतियाँ आपस में एक दूसरे से मिली और लोग एक दूसरे की संस्कृतियों को अपनाने लगे। इससे भी सामाजिक परिवर्तन हुआ। अब मैं बात करूंगी नगरीकरण की, अर्बनाइजेशन। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नए नए नगरों का विकास हुआ। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जमशेदपुर, राउरकेला, धनबाद, कानपुर इत्यादि शहर ऐसे हैं जिनकी स्थापना ही हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। यहाँ पर उद्योग धंधों की स्थापना हुई और ये शहर विकसित हुए। तो जाहिर सी बात है कि लोग शहरों की ओर आए, उन्हें नौकरी मिली, रोजगार मिले और इन शहरों में वो बस गए, तो अर्बनाइजेशन हुआ। अब इस नगरीकरण के दौरान लोगों की संस्कृतियां आपस में एक दूसरे से मिली। लेकिन यहाँ पर एक मैं बात बताऊं कि नगरीकरण के दौरान सिर्फ वांछनीय सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ, अनेक बुराइयों ने भी जन्म लिया। सबसे बड़ी बात जो कि है, लोग व्यक्तिवादी हो गए, आत्म केंद्रित हो गए, संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ और एकल परिवारों का निर्माण हुआ। इसके अलावा स्लम का निर्माण हुआ, जिन्हें हम लोग बस्ती बोलते हैं, बस्तियों का निर्माण हुआ। इन बस्तियों में जो रहने की दशा थी उनका स्तर काफ़ी निम्न था। पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं होती है, यहाँ पर शौचालय की कमी होती है, बिजली की व्यवस्था नहीं होती है। इन बस्तियों में जो गलियाँ होती हैं काफ़ी संकरी होती हैं और गलियों के दोनों ओर खुली नालियाँ बहती रहती हैं जो अनेक बीमारियों को न्योता देती हैं। तो हम देखते हैं कि नगरीकरण के फलस्वरूप जहाँ एक और वांछनीय परिवर्तन हुए तो कुछ अवांछनीय परिवर्तन भी हुए। ठीक है, अब मैं बात करूँगी प्रौद्योगिक परिवर्तन की, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज। प्रौद्योगिक परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो ये आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, एजुकेशन सिस्टम बदली और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में भी चेंज होते गए।
अगर बात करी जाए अभी की, तो अभी आप देख सकते हैं कि हर कुछ ऑटोमेटिक होता गया। जैसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, उसके बाद डेस्कटॉप आया, उसके बाद अभी लैपटॉप हो गया। मोबाइल की बात करते हैं हम लोग, तो पहले टेलीफोन का आविष्कार हुआ, लैंडलाइन हुआ करता था, अभी क्या है, सबके पास मोबाइल फ़ोन होने लगे। इंटरनेट सेवाओं में क्रांति हुई, संचार माध्यम में बढ़ोतरी हुई। तो इससे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नित नए नए परिवर्तन हुए, लोग अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होते गए। आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल पद्धति थी, अगर उससे आगे की बात की जाए तो उस समय भी शिक्षा व्यवस्था फेस टू फेस मोड से होता था, परंतु धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। उसके बाद डिस्टेंस मोड में शिक्षा व्यवस्था आई। इसके बाद धीरे धीरे अभी की बात करी जाए तो फिर ये ऑनलाइन मोड में भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होने लगी। ये कैसे संभव हुआ? ये टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन हुए उसके फलस्वरूप परिवर्तन आया। तो हम देख सकते हैं कि भारतीय समाज में किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा सामाजिक परिवर्तन हुए। उम्मीद है आपने इस प्रोसेस को समझ लिया होगा। इसके साथ ही मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ओके, थैंक यू।